पंजाब में आटे का बहरान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। हुकूमत नाकाम हो चुकी, वज़ीर-ए-आज़म घर जाएं, मुस्लिम लीग नून का मुतालबा। मियां शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट निगेटिव, मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। क्या मुल्क में कोरोना का जोर टूट रहा है? पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद जवाद से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से और तज्जियाकार जवेरिया सिद्दीक से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत एक बुहरान से निकलती है तो दूसरे बुहरान में दाखिल हो जाती है। कभी पेट्रोल का बुहरान तो कभी चीनी का बुहरान, और अब पंजाब में आटे का बुहरान शुरू हो गया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 55 रुपए का इजाफा हो गया है। अब अवाम पहले ही महंगाई के हाथों परेशान थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस भी ले लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़ेंगे, गरीबों को आटा हर कीमत में सब सस्ता दिया जाए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून हुकूमत को मुसलसल नाअहल करार दे रही है और वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का मुतालबा कर रही है। पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें अब बार बार हो रही हैं, जबकि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म को अब घर जाना होगा, हुकूमत का एक लम्हा अवाम भारी है। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। बात बड़ी वाज़ेह है कि आज मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान को अब घर जाना होगा। लेकिन उसको घर भेजने के लिए हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम जमहूरियत को डिरेल नहीं करना चाहते। 5 साल की टर्म पर यकीन रखते हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि इस हुकूमत का, इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। अहमद जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। -1 से अब वो कह रहे हैं कि -PTI होगा, बट कितने नोटिस लेंगे प्राइम मिनिस्टर? एक सिस्टम चलना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नोटिस से दूसरे नोटिस तक का सफर है। विजन का बड़े अरसे से उनका एक ट्रेंड है जो कि पीटीआई के हवाले से उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ी सी एको आ रही है, अगर इसको जरा चेक कर लें। अगर आप बात जारी रखिए जवाद साहब। जी। तो इसमें देखें, आज इमरान, अगर आप पार्लियामेंट में अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं तो आप जरूर लेके आए। और अभी जब बजट पास हो रहा था तो इसी किस्म का परसेप्शन क्रिएट किया गया था कि शायद डेडलॉक हो गया है और बजट अप्रूव नहीं हो सकेगा, और उसमें इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी एक जो है लास्ट मोमेंट के ऊपर एक सिचुएशन क्रिएट की गई। और लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो पिछले साल बजट था वो अगर 29 वोटों के फर्क से था तो इस दफा 41 वोटों के फर्क से हुआ। तो देखिए, ये अपोजिशन के पास शायद कुछ और है ही नहीं है बेचने के लिए कि वो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर उनका इसरार है। एक तो कि हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही, और दूसरी तरफ के हुकूमत को हम अब वो जाना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आज भी इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की कोरोना के ऊपर जो है एक रिपोर्ट आई है और उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ की गई है। तो चाहे कोई पाकिस्तान में माफिया या कार्टेल की सिचुएशन हो, या कोरोना की सिचुएशन हो, या इकोनॉमी की सिचुएशन हो, तो इमरान खान जो है वो बड़े फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं और वो इस बात से नहीं घबरा रहे कि इत्तेहादी जमातें छोड़ के चली जाएंगी या माफिया या कार्टेल्स मिलके उनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट देंगे, या कोरोना की सिचुएशन में भी वो जो है वो एक बड़ी दिलेराना पॉलिसी के साथ वो अमल पैरा है और उसके रिजल्ट्स भी अभी आ रहे हैं।
तो मैं नहीं समझता कि कोई राइट। अहमद जवाद साहब, हम कोरोना पे डिस्कस करेंगे, बट आपने कहा कि आप कॉन्फिडेंट हैं एक अपोजिशन के आपको तरीक़ेकार लग रहे हैं कि अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, जैसे कि आज खाका नवासी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया। जवेरिया सिद्दीक साहब, आई वेलकम यू ऑन द शो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में आटा बुहरान और कीमतों में इजाफे का भी नोटिस लिया है, मगर ये नोटिस बार बार लिए जा रहे हैं। क्या आप समझती हैं इसको हल करने का यही तरीका है कि नोटिस दिया जाए, या एक सिस्टमैटिक वे ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए? देखिए, हुकूमत जो है वो पॉलिटिक्स करने में तो बहुत माहिर है, सोशल मीडिया रन करने में भी बहुत माहिर है, हम उनकी ये जो है एक्सपर्टी देखते हैं, लेकिन गवर्नेंस के मामले में जो है हुकूमत बहुत हद तक जो है वो पीछे रह गई है। और अब तकरीबन जो आपको पता है कि कितना अरसा हो गया हुकूमत को आए हुए, पहले तो हम लोग जो है वो ब्लेम करते थे कि पास्ट गवर्नमेंट ने ये किया है जी, उसकी वजह से इनको ये हो रहा है, लेकिन अब तो खुद इनको आए हुए इतना अरसा हो गया है, तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना। अब जिस तरह चीनी का बहरान था, आटे का बहरान था, आपके सामने है फरिया कि अगर आप वज़ीर आज़म के दाएं बाएं देखें तो वही लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में। फिर जब कोरोना की एक हाइप आई है, वो भी आपके सामने है कि किस तरह से जो एक नॉर्मल चीज़ें थी, मास्क, हैंड सैनिटाइजर हो गया, इस तरह की चीज़ें किस तरह मिनटों में गायब हुई। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि किस तरह से इतनी जखीरा अंदोजी की गई। दवाइयों का मामला जो है वो आपके सामने है कि किस तरह दवाइयां ब्लैक हुई, लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी मर्जी से जो है वो चार्ज कर रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका जो दिल कर रहा है वो जितनी जखीरा अंदोजी कर ले, जितने वो पैसे कमा ले। मतलब देखिए, आप पेंडेमिक में सफाकी चेक करें कि पैसे बनाए जा रहे हैं और हुकूमत का कहीं पे होल्ड ही नहीं है कि हुकूमत जो है इन लोगों को पकड़े कि कम से कम जो लोग बीमार हैं उनके साथ तो कारोबार ना किया जाए। लेकिन यहाँ तो रोटी खाने के लाले जो हैं वो पड़ गए थे। बड़ा अच्छा किया कि आपने जिक्र किया मेडिसिन का। कोरोना के हवाले से एक टेस्ट मेडिसिन है जिसका जिक्र हमने सुना, पहले हमने अपने शो पे भी किया। मैं 3 लोगों को जानती हूँ और तीनों ने इसकी मुख्तलिफ प्राइस दी है। किसी ने उसको 35,000 दिए हैं, किसी ने उसके ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीस दिए हैं, और तीसरी शख्सियत ने मुझे कल एक और ही प्राइस बताई। सो ये किसने इसको रेगुलेट करना था? यकीनन ये सवाल है। शर्मिला फारूकी साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। अहम डेवलपमेंट है सिंध के हवाले से। सानिया बल्दिया फैक्ट्री और उज़ैर बलोच की JIT सिंध हुकूमत ने पब्लिक कर दी है। बहुत ज़्यादा क्लेम किया जा रहा था, बड़े प्रोग्राम्स भी कुछ लोगों ने किए जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम उसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा था। PTI की जो कैबिनेट है उसमें अली जैदी साहब अभी कुछ दिन पहले तक यही बात करते रहे थे, वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम इसमें शामिल नहीं है। इस पर हम बात करेंगे राइट आफ्टर। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उज़ैर बलोच JIT रिपोर्ट एंड बल्दिया टाउन फैक्ट्री सानिया की JIT रिपोर्ट का। शर्मिला फारूकी साहबा, JIT रिपोर्ट में कहा गया है कि उज़ैर बलोच ने लसानी और गैंग वॉर तनाज़े में तमाम अफराद को कत्ल किया। असर रसूख उन्होंने अपना इस्तेमाल किया जिसकी वजह से 7 SHOs तैनात करवाए। उन्होंने ये भी कहा कि इकबाल भट्टी को TPO लियारी तैनात करवाया, जबकि 2019 में मोहम्मद रईस को एडमिनिस्ट्रेटर लियारी लगाया। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये तमाम चीज़ें उज़ैर बलोच अकेले तो नहीं कर सकता था। ऑब्वियसली उनके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट तो होगी। जाहिरी बात है, मतलब अगर पोस्टिंग और ट्रांसफर करा रहे थे पुलिस में तो जाहिरी बात है कि उस वक्त के वजीर दाखिला जाहिरी बात है उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, तो ये तो बात को जनाई नहीं कर सकता। उस वक्त के जो भी वजीर दाखिला थे, और अगर आप चाहें तो मैं नाम ले लूं, ले लें। आज PTI की हुकूमत में उनकी जो बेगम साहिबा है वो उनकी इत्तेहादी है। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब उस जमाने में वजीर दाखिला थे और वो तो मेरे ख्याल है खुलेआम कह चुके हैं कि उज़ैर बलोच उनके बच्चे हैं। ठीक है, मतलब कह चुके हैं। आपके प्रोग्राम में फरिया आपको याद होगा बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है, मैं भी आपके प्रोग्राम में बैठी हुई हूँ। ये बातें तो लगी छुपी तो नहीं, ये तो दीज आर फैक्ट, ये तो तारीख का हिस्सा है, इसको कौन डिनाई कर सकता है। सो दिस इज वेरी ब्रेव ऑफ यू कि आप एक्चुअली ये बात कह रही हैं कि उस वक्त के वो उसमें शामिल थे टीएम मिनिस्टर, बट आई गेस आप आगे ये भी कह रही होंगी कि इसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की क़यादत को या किसी और को कुछ पता नहीं था। देखिए, बात यह है कि हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मामला थे जिसमें उस वक्त के वजीर दाखिला जो है अपने इख्तियार से तजावुज़ कर चुके
और पीपल्स अमन कमेटी और ये तमाम जो मामलात रहे हैं उसके अंदर जाहिर बात है कि उनकी सरपरस्ती रही है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है ये तो मिर्जा साहब खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद भी बता चुके हैं, तो जब बैठे थे जब भी बताते थे। और उनकी मंतक यही थी कि ये वो लोग हैं जिनको एमक्यूएम से मुकाबले के लिए तैयार किया है उन्होंने, और ये उनका अपना एक खुद का एक पर्सनल एक क्या कहना चाहिए इनिशिएटिव था। मैं अब इसको इनिशिएटिव कहूँ क्या कहूँ, पर्सनल अपने इश्यूज थे जिनको वो डील कर रहे थे, लेकिन दिस इज अ फैक्ट। सो सिंध गवर्नमेंट है आपकी, तो क्या आप गिरफ्तार करना आप समझती हैं गिरफ्तारी होनी चाहिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की, वो वहीं पर है? देखिए, ये अली जैदी साहब जो ये एक कागजात लहरा के नेशनल असेंबली के फ्लोर पे पीपल्स पार्टी की क़यादत को ललकार रहे थे, तो उनको ये नजर नहीं आया कि उस वक्त वजीर दाखिला साहब कौन थे, उनकी बेगम भी वहाँ बैठी थी, पूछ लेते। पूछना कौन सा मुश्किल है, मतलब पूछे तो सही ना। एक इन्वेस्टिगेशन तो हो कि आखिर इसके पीछे क्या अवामिल थे, क्यों उन्होंने ये किया, क्यों उन्होंने ये सरपरस्ती की, क्या वजूहत थी। पर आप तो कह रही हैं कि सो उसके बेस पर आपके ख्याल से गिरफ्तारी होनी चाहिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की? देखिए, मुकदमा चल रहा है। मैं तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि इस मामले इस इशू के ऊपर गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि जहांगीर तरीन को भी गिरफ्तार होना चाहिए, मैं तो समझती हूँ खुसरो बख्तियार को भी गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन एक वजारत लेके बैठे हुए, एक लंदन बैठे हुए। मैं तो ये समझती हूँ कि उन तमाम OMCs को जिन्होंने होर्डिंग की जखीरा अंदोजी की और आवाम को पेट्रोल नहीं मुहैया होने दी, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मैं तो ये भी समझती हूँ कि जो अद्वियात लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स है नहीं इंपोर्ट करने दिया जा रहा, जो लोग उसके पीछे हैं उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि जिसने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगी कि जनाब जिसने टिड्डी दल के मामले के ऊपर कोई काम नहीं किया और पाकिस्तान के अंदर कॉटन क्रॉप बर्बाद हो गया, पाकिस्तान के अंदर चावल बर्बाद हो गया। और आपको पता है ना कि कॉटन क्रॉप हमारी मेजर एक्सपोर्ट है, $2.2 बिलियन हमें सालाना वो हमें रेवेन्यू के अंदर देती है। तो उन लोगों को भी गिरफ्तार होना चाहिए जो कौम के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि जनाब आपने अगर मास्क जो यहाँ पर आवाम को मुहैया नहीं है, आपने उनको भेज दिया चाइना, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि बात ये है ना कि बाकी लोग जो बैठे हुए हैं ऑपोजिशन के, उनके ऊपर तो एक खबर चलती है शाम में टीवी में, सुबह वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अगर ये मयार है गिरफ्तारी का और अकाउंटेबिलिटी का, तो इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड ना, सबके लिए क्यों होना चाहिए। तो नहीं हो सकता कि जो हुकूमत की हामी है, जो हुकूमत में बैठे उनसे तो आप पूछे भी नहीं, लेकिन जो आपके मुखालफिन है उनको पकड़ के जेलों में। ठीक है, मुझे अहमद जवाद साहब की तरफ जाना है, लेकिन आप जरूर सवाल कर लीजिए। जी शर्मिला, में ये जो हमारी देखते हैं कि जो हमारी सियासी जमातें हैं इनमें बहुत शामिल पेशा लोग भी, तो आपको नहीं लगता पार्टी से निकालना चाहिए जो कि जराइम कर रहे हैं, कार्टेलिंग कर रहे हैं, जिस तरह हमने ये देखा था कि जब सानिया जिंदा चल रहे थे, बहुत बड़ा और तकलीफ सानिया है और इसे 30 करोड़ रुपया मांगा गया था। तो आपको नहीं लगता है कि इन्हें मुनज़्ज़म तौर पर जो है पाला जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है? आप मुझे मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन कि चाहे आप जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का मामला हो या हम JRT रिपोर्ट देख लें बल्दिया टाउन की, लग ये रहा है कि ये अनासर मौजूद है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। सो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने अंदर स्क्रूटनी करनी चाहिए कि बाद में आप लोगों को पता चला कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अमन कमेटी बना ली, पहले पता नहीं था, और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। इसी तरीके से MQM की क़यादत के बारे में पता चल रहा है, उनके लीडर्स के बारे में कि वो भत्ता लेते रहे। सो क्या पार्टीज़ को अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए? बिल्कुल, अपने अंदर से जो काली भेड़ें उनको निकालें। हमारी जमात से तो मिर्जा फैमिली जा चुकी है, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इनकी हुकूमत में आज भी MQM, वही MQM जिसने ये JIT में जो तमाम जो महारकात आप लोगों के सामने आए हैं,
ये सारा काम हुआ है ना, आज वही के वही लोग इनके इत्तेहादी बने बैठे हुए, बल्कि उसी जमात से तो इनके एक नुमाइंदे जो है वो वजीर कानून थे कुछ अर्सा पहले तक। Yes. और आज भी इनकी इत्तेहादी, तो क्या इनको शर्म नहीं आती ऐसे लोगों के साथ बैठते हुए? राइट अहमद जवाद साहब, मामला आपके पास आ गया है, लेकिन एक मुझे क्विकली रिव्यू करने दीजिए कि इस रिपोर्ट के बारे में ये कहा गया सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री, एंड हर एक को याद होगा हमने इसको बार बार कवर किया था। जिस दिन ये वाक़या हुआ था कराची से जाके हमने इसकी कवरेज की थी। अब ये पता चला उस वक्त MQM के लोग बाहर खड़े ये कह रहे थे कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं वहीं पर मौजूद थी। और आज जहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये हैरान कुन बात है, वहाँ पे अब तो शायद इतनी हैरान कुन ना हो, लेकिन उस वक्त ज़रूर हैरानी हुई थी। सबके लिए ये शर्मनाक बात है कि फैक्ट्री से भत्ता MQM के हमाद सिद्दीकी और रहमान भोला ने मांगा था। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ई के मुकदमे और तहकीकात में मुलज़मान को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश भी की गई। सो क्या रिफ्लेक्ट करता है जवाद साहब आज की क़यादत पे भी, माजी की क़यादत पर भी? देखें, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ गवर्नेंस के इशूज, प्राइसिंग के इशूज और हुकूमत से उसका जवाब मांगा जा रहा है। अब जरा सोचें कि ये बल्दिया टाउन का जो वाक़या, बल्दिया फैक्ट्री का जो वाक़या हुआ, ये किसके दौर में हुआ? फेडरल गवर्नमेंट कौन सी थी उस वक्त? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध में किसकी गवर्नमेंट थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2012 में ये वाक़या होता है और आज हम 2020 में बैठे हैं। 8 साल के बाद एक JIT की रिपोर्ट आ रही है। पहले तो ये सोचें जरा कि जो पार्टियां इतने बड़े सानियात का भी जो है वो उनकी रिपोर्ट या उनके बारे में कुछ अगर कोई सामने इन्वेस्टिगेशन आती है तो उसमें 8 साल लग जाते हैं। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। और ऐसी ही पार्टीज जो हैं फिर उसके बाद अगर एक थोड़ी सी फ्लक्चुएशन भी अगर आटे की कीमत में कहीं पे हो तो वो कहते हैं कि ये हुकूमत फेल हो गई। तो ये जो बल्दिया टाउन की जो बल्दिया फैक्ट्री की जो इन्वेस्टिगेशन है, इस पे अली जैदी साहब का भी बीच में जिक्र हुआ था डिस्कशन के दरमियान। अली जैदी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है और उन्होंने इस JIT रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि इसमें सब सिग्नेचर्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। और उसमें खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि रेंजर्स और MI जो कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो शामिल थे उनके इसमें सिग्नेचर्स शामिल नहीं है। तो इसके बारे में ये भी सुना है कि पहले वेबसाइट पे चढ़ाई और फिर उतार ली। तो अभी तक तो इस JIT के हवाले से कुछ कंफ्यूजन भी है। और कल जब अली जैदी साहब इसके बारे में मजीद नहीं, ये आ गई है वापस वेबसाइट पर। और कल अली जैदी साहब अभी हमारे रिपोर्टर चेक कर देंगे, लेकिन अली जैदी साहब कल इसके बारे में मजीद जो है वो तफसीलात बताएंगे। लेकिन अली जैदी साहब ये तो बताएं कि वो किस तरीके से इतने वसूख से कहते रहे कि इसका इस शख्सियत का नाम है, उन शख्सियत का नाम है। कल बताएंगे ना। कल वो उन्होंने कहा है कि मैं ये सारी जो है जो मैंने सांस लिया था पार्लियामेंट में, मैं इसको साबित करूंगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट अहमद साहब, दिस इज अबव अली जैदी। ये अली जैदी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। कोई नॉवल की कहानियां नहीं है कि आप वो रिवील करेंगे, सीक्रेट पता चलेगा। जो रिपोर्ट आई है उस पर तो एक्शन क्या होना चाहिए। ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस पे कितनी अहमियत दे रहे हैं कि अली जैदी साहब ने पार्लियामेंट में जरदारी का नाम दे लिया या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का नाम दे लिया। मेरा ख्याल है असल डिस्कशन तो ये होनी चाहिए कि 2012 में ये 250 लोग जिंदा उसमें जल के मार गए। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, फेडरल में भी, सूबे में भी। ये पूछा जाए कि 2012 से लेके अभी तक जो है उसके बाद सिंध में हुकूमत मुसलसल पीपल्स पार्टी की रही है, तो ये आज 8 साल के बाद क्यों आई है? एंड वेलकम बैक। एक अच्छी खबर ये है कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का कोरोना का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। उनकी कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसके हवाले से वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान ने ये स्टेटमेंट दिया। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने का इंकशाफ उन्होंने किया है। मुस्लिम लीग नून कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट दबाने के चक्कर में थी। उनके इंकशाफ यानी फयाज साहब के इंकशाफ के बाद शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगज़ेब को बयान देने का कहा। अब शहबाज शरीफ ने एंटीबॉडीज़ टेस्ट का भी कहा है। शहबाज शरीफ की तबीयत नहीं बल्कि नीयत, ज़हनियत और सलाहियत ख़राब है। शहबाज शरीफ अब फ्रंट फुट पर आकर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़े, ये सजेशन दी है फयाज साहब ने उन्हें। और अगर अब भी उन्हें कोई बीमारी है खुदा न खास्ता तो हुकूमत इलाज करवाने को तैयार है।
अब 2 साल में पंजाब के हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि आपका इलाज कर सकते हैं। हिना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अच्छी खबर है कि शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट नेगेटिव आया है, मगर इसमें भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है पंजाब के वज़ीर इत्तलात का। यू कैन रिस्पॉन्ड टू दैट, लेकिन आगे अब क्या करने का इरादा रखते हैं शहबाज शरीफ साहब? ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि उनका ये टेस्ट अब नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि वो अब नैब भी आ सकते हैं, दीगर जगह भी जा सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं फ़याज़ हसन चौहान साहब के ये बात पे इस बात को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी कि वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर लास्ट 2 ईयर से अब बहुत हेल्थ सिस्टम जो है वो बेहतर हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं याद कराती चलूँ उनको कि 80% जो पंजाब के कोरोना टेस्ट हैं वो उन लेबॉरेटरीज़ में हुए हैं जिनकी बुनियाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी। उनमें से एक PKRI है और हेपेटाइटिस क्लिनिक है, ठीक है। और हमारे टाइम में, शहबाज शरीफ साहब के टाइम में 50 से 55 ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिनमें से कुछ नए बनाए गए, कुछ रेनोवेट किए गए, DHQ हॉस्पिटल्स, THQ। तो फ़याज़ हसन चौहान साहब ये बता दें कि अपने 2 सालों में इन्होंने कोई एक क्लिनिक या लेबॉर्ट्री भी पंजाब में बनाई है? तो ऐसी बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी में ऑन ग्राउंड जो है उनका कोई काम नहीं है। और बहुत मुबारक हो फ़याज़ हसन चौहान साहब को, बहुत मुबारक हो कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। वो उससे पहले भी एक्टिव थे, थोड़ा टाइम उन्होंने ऑफ लिया, वो अब दोबारा एक्टिव होंगे। राइट, तो ये जो एक रिजर्वेशन थी कोरोना की, क्योंकि अभी बुज़दार साहब तो ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोरोना, बट सिंस द लास्ट 2 ईयर्स वो तो एक्टिव ही नहीं है। वो तो अभी असेंबली में भी नहीं देखा, उनको तो असेंबली का रास्ता भी नहीं आता। तो चले एटलीस्ट उनको थोड़ी सी टिप्स दें कि वो किस तरह आके अपनी परफॉर्मेंस असेंबली में शो करें। बट तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन थी शहबाज शरीफ साहब को, अब वो नहीं होगी और वो इजीली मूव कर सकेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। इज़ द ऑपोजिशन लीडर, वो जिस तरह पहले भी करते हैं तो आगे भी करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। उनका सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट का वेट है 3 वीक्स का। और आपको पता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि वो कैंसर सर्वाइवर है। फॉर अ कैंसर सर्वाइवर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एडिक्वेट एंटीबॉडीज इन योर ब्लड, सो ही नीड्स टू हैव दैट एंटीबॉडी टेस्ट, ताकि उन राइट और जो अभी के आदाद व शुमार हैं हुकूमत के, उनके मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,31,000 से ज़ायद हो चुकी है। लास्ट 24 आवर्स में मज़ीद 3,344 नए केसेस रजिस्टर हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना से अमवात की तादाद 50 है। कोरोना से कुल अमवात की तादाद 4,762 है। जो बात सबसे ज़्यादा हौसला अफजा है वो ये कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 1,31,000 से ज़ायद है। इस तरह कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद सिर्फ 43% रह गई है, जो कि 1 लाख के नज़दीक है। हिना साहिबा, क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह करे कि ये ट्रेंड ऐसे ही रहे, इट्स स्टिल अ बिट टू अर्ली, लेकिन अब ये लग रहा है कि कंट्रोल ज़रूर है, या स्पाइक जो था वो अब नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे कंफर्म केसेस हो, चाहे डेथ के रेशियो हो? आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए फरिया, आई होप जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी कोरोना की वबा से जो केसेस अफेक्ट हो रहे हैं वो कम हो और पूरी दुनिया में भी कम हो। तो आई वुड बी हैप्पी अगर इस तरह की ट्रेंड आए। लेकिन ऑफ व्हाट आई फील, जैसे आपको पता है कि आज ज़फ़र मिर्ज़ा साहब वो भी कोरोना का शिकार हो गए, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी कोरोना से शिकार हुए। तो अगर देखिए, वो लोग जो 100% SOPs फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उनको सब, अगर वो लोग इस वक्त कोरोना से शिकार हो रही है, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल SOPs फॉलो नहीं कर रहे या जिनके ऊपर बिल्कुल लॉकडाउन आपने ख़त्म कर दिया है, वो कैसे नहीं होंगे? तो इस पे हम इस बात को ज़रूर सामने रखें। दूसरी चीज़ कि आप द रीज़न्स फॉर अंडर रिपोर्टिंग या कम केसेस जो आ रहे हैं वो इस वजह से है क्योंकि टेस्टिंग जो कि इन्होंने टेस्टिंग कम कर दी है।
WHO की रिकमेंडेशन पे पंजाब में 50,000 टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन उस रोज़ के इन लोगों ने इनिशियली जब हम कह रहे थे कि रिपोर्ट्स और केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तब ये 30,000 टेस्ट करते थे, बट सैडली अब कुछ दिनों से 1 वीक से या 2 वीक से इन्होंने टेस्ट की कैपेसिटी उससे भी कम कर दी है, 20,000 22,000। सो ऑब्वियसली आप अगर टेस्ट करेंगे ही कम तो उसकी रिपोर्टिंग भी जो है वो कम होगी। तो आई थिंक दिस द क्रिमिनल नेग्लिजेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ नॉट डूइंग एम्पल टेस्टिंग, और सिर्फ टेस्टिंग कम करके इस तरह लॉकडाउन खोलना, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग। एटलीस्ट अगर हम खोलते भी हैं तो हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा के एटलीस्ट 50,000 पे लेके जाना चाहिए। अगर हम 30,000 था, ठीक है, 30,000 से कम ना लेके जाते, एटलीस्ट 30,000 से ऊपर लेके जाते। बट एकदम कम किया, टेस्टिंग में हमने कमी भी देखी, जहाँ पे कंफर्म केसेस की देखी, लेकिन जो डेथ रेशियो है उसमें भी कमी देखी। जवेरिया, आई कम टू यू, आपके ओपिनियन में क्या? नहीं, लेकिन एक से लास्ट चीज फरिया, डेथ रेशियो कोरोना से जरूर कम हुई, लेकिन ठीक है, बहुत से ऐसे लोग जो डेथ हुई है लेकिन उनका कोरोना का टेस्ट ही नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि उनकी डेथ कोरोना से हुई है या नहीं हुई। ओके, ठीक है, ये एक एप्रीहेंशन है, आपकी भी है, बहुत सारे लोगों की है। जवेरिया, आपके ओपिनियन में क्या स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब हो रही है, जो हम ये स्पाइक नीचे होते हुए देख रहे हैं, या फिर हम उसको रिपोर्ट नहीं करें या टेस्ट उतने नहीं करें जो करने चाहिए? सच उस तरह से फायदा नहीं है, बल्कि मैं कल खबर पढ़ रही थी कि रावलपिंडी में यूनिवर्सिटियां भी खोली जा रही हैं इम्तिहानात के लिए, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि जिस वक्त पीक ऑफ पेंडेमिक है उस वक्त आप बच्चों के जो है जिंदगी को कैसे दाव पर लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि अगर हुकूमत एक प्रॉपर लॉकडाउन करती तो आज ये ना होता, लेकिन हुकूमत जो है वो खुद बहुत कंफ्यूजन का शिकार रही, तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है हमें नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि हमें बीमारी के ऊपर जो है वो सियासत नहीं करनी चाहिए। And welcome back. Shamila Faruqi Saba, coming back to the JIT reports, बल्दिया टाउन फैक्ट्री साने की JIT रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन है कि गुज़िश्ता FIR वापस ले ली जाए और दहशत गर्दी के दफात के तहत नया मुकदमा दर्ज कराया जाए। नाउ आई रिमेंबर एब्सोल्युटली जब शुरू में मैंने पहली स्टोरी की थी एंटी टेरर कोर्ट की, आप ही वहाँ पर एक लेके गई थी मुकदमा, जिसको आपने कहा था कि दहशत गर्दी के तहत उसको देखना चाहिए। इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए फरिया, ये जो बल्दिया टाउन का जो सानिया हुआ है ये तो भयानक वाकया था। एक ऐसा भयानक वाकया था जहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जिनको भत्ता नहीं दिया गया, वहाँ पर एक इस तरीके से एक दहशत फैलाई गई, इस तरीके से उनको भून दिया गया। मतलब ये पाकिस्तान की तारीख में उन भयानक सानहा और वारदातों में से एक है जो जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो मैं तो इसको बिल्कुल सपोर्ट करूंगी कि इसमें एंटी टेररिस्ट जो एक्ट की जो दफा है उनको शामिल किया जाए। और मेरा ख्याल है और मुझे ये भी मालूम है कि ये जो GIT बनी गई है ये भी एंटी टेररिस्ट एक्ट के दफा के तहत ही बनी गई है। और ये इसकी रिपोर्ट जो है ये ऑलरेडी अदालत में 1 साल पहले जमा करा दी गई है, क्योंकि मुझे याद है कि ये जो मुकदमा हुआ था उसके बाद GIT बनाई गई, फिर वो होम डिपार्टमेंट को सबमिट की गई, वहाँ से वो IG सन के पास गई और वहाँ से वो अदालत गई है। अब अदालत में इन GITs की क्या लीगल वैल्यू है नहीं है, या ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए GITs बनाई जाती है, एज सच इनकी इस वक्त भी अदालत में एज सच कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है।